नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान और अमेरिका इजराइल में भीषण जंग। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने की ईरान पर बहुत भारी बमबारी। इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान पर बम बरसाए हैं। तेहरान में चारों तरफ दिख रहा आग का तांडव। बमबारी के बाद ईरान के तेल डिपो में आग। तेहरान की सड़कों के किनारे सीवर में बह रहे हैं तेल। सड़कों पर चारों तरफ आग धधक रही है। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान पर बम बरसाए हैं। तो अमेरिका ने ईरान पर बहुत भारी बमबारी की है। इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान पर बम बरसाए हैं। तेहरान में चारों तरफ तांडव दिख रहा है आग का। बमबारी के बाद ईरान के तेल डिपो में आग लगी हुई है। तेहरान की सड़कों के किनारे सीवर में तेल बह रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसे में अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर बहुत भारी बमबारी की है, लगभग सभी तेल डिपोज को निशाना बनाया गया है और चारों तरफ इस वक्त आग का तांडव देखा जा रहा है। बमबारी के बाद ईरान के तेल डिपो में भयानक आग लग गई है। सड़कों के किनारे सीवर में तेल बह रहा है, तो सड़कों पर चारों तरफ आग धधक रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरह से अमेरिका ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाते हुए यहाँ पर हमला किया है और लगभग सभी तेल डिपो का यही हाल है जहां पर लगातार आग धधक रही है और धुएं का भारी गुबार, नालियों में तेल बह रहा है। ईरान की तस्वीरें जहां पर तेहरान में भारी तबाही देखने को मिली है। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दामोदर सिंह जी जुड़ गए हैं। दामोदर जी, देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया ईरान पर और तेल डिपोज को निशाना बनाया है, ऐसे में क्या माना जाए, अब ये आर पार की जंग होती हुई दिखाई दे रही है दोनों देशों के बीच? बिल्कुल। मैम देखिए, कल जब उनके प्रेसिडेंट का बयान आता है उसके बाद हमें लगा था कि शायद परिस्थितियां थोड़ी नरम पड़ेंगी, पर 2 घंटे बाद ही बयान के वहां पे हमले फिर से दोबारा मिडिल ईस्ट में उन्होंने शुरू कर दिए। तो ऐसे में जो रिलायबिलिटी है उनकी टॉप लीडरशिप की, उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई भी उनके बयानों पे भरोसा नहीं कर रहा है इस समय, और यही कारण है कि अमेरिका उनके किसी भी बयान को, या उनके चाहे वो बातचीत के समझौते हों या किसी भी तरह की जो भी स्ट्रेटजिक उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी देश और अमेरिका खुद भी भरोसा करने को तैयार नहीं हुई। यही कारण है कि इस समय उसने पूरी तरह मन बना लिया कि अब ईरान को सरेंडर ही करना पड़ेगा। और जैसा कि ट्रंप अपने बयानों पे समय समय पे कहते आ रहे हैं कि ईरान को आज किसी भी हालत में सरेंडर करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा, ना तो कोई बातचीत होगी। तो मुझे लगता है पूरी तरह से ईरान को तबाह करने की या तेहरान को घुटनों पे लाने की जो रणनीति है अमेरिका की, ये उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तेल डिपो, अब इसके बाद लॉजिस्टिक पे अटैक शुरू हो गए। इससे पहले आर्म फोर्सेस को टारगेट किया गया, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, एयर डिफेंस को टारगेट किया गया। अब इसके बाद जो टारगेट है वो नेक्स्ट लाइन लॉजिस्टिक सप्लाई, ये सब कुछ टारगेट हो रहा है। और इसके बाद देखते हैं, हो सकता है वहां के पॉलिटिकल जो स्टेब्लिशमेंट है उनको अटैक किया जाए। तो धीरे धीरे ईरान को, और आज लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, तो ये जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रही हैं, एस्केलेशन पे चल रहा है। ये कोई भी डिस्कलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा इस बार पे। बिल्कुल। तो क्या माना जाए दामोदर जी, जिस तरह से अब ईरान पूरी तरह से खत्म होने की तरफ है, हालांकि अगर हम दोनों देशों को कंपेयर करते हैं तो ईरान की शक्ति को कम आंका नहीं जा रहा था, लेकिन जिस तरह से अब लगातार अमेरिका हमले कर रहा है, तेल डिपो बर्बाद कर दिए गए हैं, जैसे कि आप कह रहे लॉजिस्टिक पर अगला निशाना होगा, और साथ ही साथ एक धमकी भी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से दी गई है कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा बंदा भी नहीं बचेगा जो कि बातचीत कर सके। यानी सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद अब अमेरिका करने की राह पर आ चुका है। मैम देखिए, आपके पास सिर्फ मिसाइलें हैं। पूरी दुनिया को पता था कि आप अपनी फतेह और बैलिस्टिक मिसाइल का जो जखीरा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने किया भी। लेकिन युद्ध में खाली मिसाइलों से काम नहीं चलता। आपने ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की या आपका एयर डिफेंस, इसके अलावा भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन वारफेयर हो, साइबर अटैक, कहीं कुछ भी नजर नहीं है। और अमेरिका और इसराइल ने इस मामले में आपको बिल्कुल भी, आपने जरा सा भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। सारी उनके पास इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के बारे में बात करें तो आपका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। आपके सारे वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है बंद पड़ा है। तो आप पूरी तरह से इस समय, उन्होंने अपना होम ग्राउंड बना रखा है और पूरी तरह डोमिनेंस कर रखा है दोनों देशों ने। यहाँ पर मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ईरान अगले 5 से 10 दिन के अंदर सरेंडर करेगा, या उनकी लीडरशिप जाके समझौते करेगी। अपनी शर्तों पे अमेरिका और इसराइल ने समझौते करने पे मजबूर करेंगे। इसके अलावा इस युद्ध का भी कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। जी, बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ रहा है।
इसमें यूएस ईरान के बीच अभी कोई समझौता नहीं होगा, ये कह दिया गया है। यूएस ने ईरान के 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए हैं, ट्रंप ने कहा। तो बड़ी खबर है, ट्रंप का बड़ा बयान। जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान कि यूएस ईरान के बीच अभी कोई समझौता नहीं होने वाला है। यूएस ने ईरान के 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। यूएस ने ईरान के 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने की बात की है और ऐसे में जिस तरह से ट्रंप ये बड़े बयान दे रहे हैं, दामोदर जी, ये माना जाए कि अब बातचीत चाहता भी नहीं है अमेरिका ईरान के साथ, क्योंकि कोई समझौता नहीं होगा, ये तो साफ कर रहे हैं ट्रंप। और ऐसे में 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने की बात अगर कर रहे हैं तो एक तरह से कब्जे की स्थिति क्या यहाँ पर बन सकती है हमारे की तरफ से? देखिए मैम, बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका ने बिल्कुल मन बना लिया कि ईरान को घुटनों पे लाना है और उसके ऊपर हो सकता है ग्राउंड इन्वेंशन भी लॉन्च करे। ये अभी देखिए, आपने इन्होंने यूएस जॉर्ज भी भेज दिया, तीसरा भी जो इनका फ्लीट है एचडब्ल्यू बुश, उसको भी भेजा गया है। इन्होंने 2 ऑलरेडी वहां पर लंगर डाले हुए थे और तीसरा भी भेजा गया। तो इसका मतलब अमेरिका कहीं से भी ये दिखा नहीं रहा कि वो किसी भी तरह से डिस्कलेशन होने देगा या किसी भी तरह से अब समझौता या बातचीत करना चाह रहा है। अगर ऐसा होता तो तीसरी फ्लीट वहां पे नहीं भेजते अपनी, जो कि उन्होंने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है एचडब्ल्यू बुश, वो भी बहुत सक्षम है इन सब चीजों पे। और ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे अगर लंगर डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि ईरान की जो उनका इससे पहले 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अब सेकेंड वेव या सेकेंड फेज शुरू होगा, इसराइल ने जो बोला था उसका भी समर्थन किया उन्होंने। और अब जो सेकेंड फेज है वो यही है कि ईरान की जितनी भी फ्यूल सप्लाई डिपो है, जितनी भी सप्लाई और लॉजिस्टिक लाइन है, उसको कट किया जाए ताकि ईरान को घुटनों पे लाया जाए। और अगर इसके बाद अगर ये फिर भी ईरान नहीं आता तो फिर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जितने हैं उनको खत्म किया जाएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है, उन सबको नेस्ता नाबूद किया जाएगा। और धीरे धीरे ईरान को, मुझे लगता है पूरी तरह से डोमिनेंस है अमेरिका का, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ईरान के पास। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा एक सिंगल कोई स्ट्राइक ईरान की अभी तक ऐसी प्रभावी नहीं रही कि अमेरिका चिंतित हो जाए, सिवाय एक F-13 एफ जो अमेरिका के 3 कतर के ऊपर। जी बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि अमेरिका पूरी तरह से ये चाहता है कि ईरान एकदम घुटनों पर आ जाए। कोई जो जंग जिस तरह से लगातार चल रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कमी अमेरिका की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। तेल डिपो को निशाना बनाया है, रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं और ऐसे में ये बयान भी सामने आ चुका है कि बातचीत समझौते के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। दामोदर जी, देखिए, बातचीत तब होती है अगर शुरू में ही ईरान ने कुछ अमेरिका का ऐसा मेजर डैमेज किया होता जिसकी वजह से अमेरिका को सोचना पड़ता है कि ये वार उन्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट किया हो। इतना तो एंटिसिपेटेड किया ही होगा उन्होंने, जो चीजें ईरान कर रहा है कि अगर हम हमला करें, ये सारे एनालिसिस अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिए होंगे। जितना आज ईरान बोल रहा है हमने ये किया, हमने वहां पे बेसिस पे अटैक किया, अमेरिका को सब पता था। कोई भी देश युद्ध की जब प्लानिंग करता है तो रणनीतियां, हर एक तरह की चीजें टेबल पे डिस्कस होती हैं, ऑप्स रूम में जी सब चीजें, कि अगर हम अटैक करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ काउंटर मेजर रिटेलिएशन आएगा तो हमारे ऊपर कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ये सब चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। F-15 ईगल का केवल जाना एक अमेरिका के लिए लॉस है। इसके अलावा कुछ भी अमेरिका को ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई अमेरिका या इजराइल को फर्क पड़ा है। एक सिंगल फाइटर अभी तक इतनी 200 से ज्यादा सोर्टी, और मुझे लगता है 200 से 600 के बीच की सोर्टी हो चुकी है वहां पर, फाइटर जेट उन्होंने बार बार सोर्टी की है, एक सिंगल फाइटर उन्होंने डैमेज नहीं किया। इवन एक क्रैश की भी खबर नहीं है जहां पे यूएस और इजराइल का कोई भी एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ ईरान के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की जो क्षमता है उससे बैलिस्टिक मिसाइल की है। आपके ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, आपके पास सस्ते साहिल 1360 ड्रोन है, आप उनको लॉन्च कर सकते हैं, वो पहले से तैयारी है। आज के समय में ईरान को जिस तरह से चोट पहुंचाई अमेरिका ने, अभी ये युद्ध 5 से 10 दिन से ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं लगती। और जिस दिन इनका बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये सैचुरेट हो जाएंगे या इनके जितने भी ड्रोन हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इनको आराम से सरेंडर करवाएगा अमेरिका और उसके बाद सारी शर्तें मनवाएगा और वहां पर अपना पिट्ठू बिठाएगा। जो भी उनका प्रेसिडेंट होगा या जो भी सरकार जिस तरह से आगे की प्लानिंग है, मुझे लगता है टोटल प्लानिंग यही है कि वहां पे अपना एक ऐसा राष्ट्रपति और ऐसी सरकार बनाई जाए जिससे वो उनके संसाधनों का दोहन कर सके और ईरान को अब आगे किसी भी तरह की परमाणु गतिविधि करने से रोका जाए, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन रोका जाए, जो कि उनका अल्टीमेट गोल है, जैसा वो बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि गोल और उनका लीडरशिप वाइप आउट करना था, जो जी उन्होंने किया। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें दामोदर जी, जंग के बीच इजराइल ने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है ईरानी सेना के कमांडर्स को निशाना बनाया गया है। बैरूत में कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा, बैरूत में एक होटल पर भी इजराइल ने बम बरसाए हैं। तो ये दावा कर रहा है इजराइल कि यहाँ पर ईरानी सेना की कमांडर्स को निशाना बनाया गया है। बैरूत में कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। तो बैरूत में एक होटल पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि बैरूत में एक होटल पर इजराइल ने बम बरसाए हैं और जंग के बीच इजराइल का ये बहुत बड़ा दावा माना जा रहा है। तो बैरूत में कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा।
तो देखिए, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि कमांडर्स जितने भी हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं हम लोग, और कुल मिलाकर ये माना जाए यहाँ पर दामोदर जी, एक तरफ अमेरिका का दावा, एक तरफ इजरायल ने भी कह दिया है कि यहाँ पर तकरीबन सभी कमांडर्स को निशाना हम बना रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से ईरान घिर चुका है। बिल्कुल। बेरूत के अंदर जो इनका सिया बहुल इलाका है उसे दाहिया बोलते हैं। मैं वहां पे रहा हूँ बेरूत के अंदर, मैंने ग्राउंड पे परिस्थितियां देखी कि इसराइल का कितना डोमिनेंस है वहां पर, और एक एक पल की खबर वहां पर इसराइल के पास होती है। बहुत सारे लोग हैं बेरूत में जो इसराइल को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पे ईसाई कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। तो बेरूत के अंदर आप अगर कहें कि इसराइल को कोई भी रेजिस्टेंस आएगा, तो मुझे नहीं लगता। जब भी उनकी जैसे मर्जी होगी, हिजबुल्लाह को सांस लेने का भी मौका बेरूत के अंदर नहीं दे सकता इसराइल। मैं आपको बताऊं, सारी लीडरशिप की खबर पल पल की उनके पास, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, साइबर वारफेयर में पूरी तरह से डोमिनेंस है इसराइल का। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को मौका नहीं मिलने वाला इस बार इसराइल को परेशान करने का, या इस ऑपरेशन को डिसरप्ट करने का, या किसी भी तरह से इसराइल का जो फोकस है उसको डाइवर्ट करने का। और यही कारण है कि इसराइल चुन चुन के जब उसे कोई भी खबर मिलती है, इंटेल उस पर एक्ट करते हैं। ग्राउंड इन्वेंशन भी लॉन्च किया हुआ उन्होंने, पूरी तरह से हिजबुल्लाह को तो मौका ही नहीं मिल रहा इस वार में। जैसा कि हमने सोचा था हिजबुल्लाह थोड़ा सा कोशिश करेगा रजिस्टर करने का, डाइवर्ट करने का, और साउथ लेबनान से वो अपनी एक्टिविटी से थोड़ा सा इसराइल को हो सकता है कि हैरान करे या परेशान करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। इसराइल ने उल्टे और हिजबुल्लाह को खुद इसी युद्ध के बहाने हिजबुल्लाह की भी लीडरशिप को वाइप आउट करने के लिए और हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन और लॉन्च कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पूरी तरह से मनसा साफ है इसराइल और यूएस की, कि इस समय वो छोड़ने वाले नहीं। और इस ऑपरेशन के बहाने इपिक फ्यूरी, या जो भी उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया है, रोरिंग लायन, या जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो सारे अपने दुश्मन जितने भी प्रॉक्सी हैं ईरान के, उन सबको कमजोर करेंगे या खत्म करेंगे। और साथ में ईरान को तो घुट्टों पे लाना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ईरान चाहे समझौते की बात करे, तो अगर समझौते जैसी कोई बात होती तो फर्स्ट राउंड ऑफ स्ट्राइक के बाद जब उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था, तभी वो ईरान को इस बात के लिए या ईरान की बात को मानते और नेगोशिएशन टेबल पे दोबारा आके बैठ। लेकिन ट्रंप ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, और बार बार उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अब कोई समझौता नहीं होगा। कल उन्होंने जार्ड अपनी तीसरी फ्लीट भी भेज दी है, तो इसका क्लियर सिग्नल यही है कि इस समय, और इसके साथ इराक के अंदर भी उनके कुछ लॉजिस्टिक पहुंचे हैं वहां पर, हो सकता है ट्रुप्स भी पहुंचा हो, जो कि इराक के जो मिलिशिया उनको सपोर्ट करके ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेंशन भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल। और दामोदर जी, एक बात और बीच में सामने आ रही थी, ईरान ये कहता हुआ नजर आया कि हम मिडिल ईस्ट पर अब हमले नहीं करेंगे। यानी कि अभी तक तो आपने काफी निशाना बनाया उन जगहों पर जहां पर कि यूएस के तरफ से उनके लॉन्चिंग पैड्स थे, या जहां पर लगातार वहां पर हमले जब किए जा रहे थे। और अब जब हालात बिगड़ रहे हैं ईरान में, तो सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट पर हमले ना करने का दावा किया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि ईरान में अब शायद वो क्षमता बची ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर पाए? एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था कि ब्रिटेन ने भी यूएस को ज्वाइन करने के लिए कहा है, और उन्होंने भी अपने फाइटर जेट तैनात किए हैं जो भी उनके बेसेस हैं, और साइप्रस के अंदर भी उन्होंने अपने कुछ फाइटर जेट भेजे हैं। उसके बाद ईरान को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अब पलटवार उसको मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का भी झेलना पड़ेगा, और उनकी तरफ से भी पलटवार होगा निश्चित तौर से। वो करें या उनके सपोर्टिंग कंट्री करें या कोई अलाई बने, जो भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अब रेजिस्टेंस उसको मिडिल ईस्ट में, जिन कंट्रीज में जहां पे भी उन्हें यूएस बेस को निशाना बनाया, वहां से भी हमले शुरू हो सकते हैं। ऐसा ना हो मुझे लगता है, इसीलिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन 2 घंटे बाद, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था इस डिबेट के, कि उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ठीक 2 घंटे बाद उन्होंने दुबई में, यूएई में अटैक शुरू कर दिए। तो ऐसे समय पे उनकी लीडरशिप के किसी भी स्टेटमेंट पे मुझे नहीं लग रहा कि मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री भरोसा करेगा। वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हो सकता है कि यूएस और इसराइल को ग्राउंड इन्वेंशन में मदद करें, या अभी आने वाले समय में यूएस और इसराइल के, या और फ्रांस के, और जितने कंट्री, इन सभी के जितने भी बेसेस हैं उन पर दोबारा से आर्म्स अम्यूनिशन पहुंचे, और फिर से एक जी, कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया जाए। बिल्कुल। और ये एक रणनीति भी हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने तेहरान में भारी बमबारी की है। बड़ी खबर, इजरायली फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं। ईरान के 3 तेल डिपो पर भारी बमबारी की गई है। कुहक, शाहरान और कराज एरिया में हमला किया गया है। तेहरान में चारों तरफ नजर आ रही है आग। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल ने तेहरान में भारी बमबारी की है। इजरायली फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं। तो ईरान के 3 तेल डिपो पर भारी बमबारी, कोहक, शाहरान और कराज एरिया में हमला किया है। तेहरान में चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
देखिए तस्वीरें हैं और ऐसे में इजराइल की तरफ से एक और दावा कि 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। दामोदर जी ये देखिए लगातार इजराइल की तरफ से भी वही काम हो रहा है जो अमेरिका कर रहा है, तेल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है। वजह इसके पीछे सीधे तौर पर यही है कि किसी भी तरह से जितने भी क्षमता अगर ईरान की लड़ने की बच रही है तो धीरे धीरे उसे कम करना और लगभग सभी तेल डिपो को निशाना बनाने का टारगेट रहा है। इसके पीछे का मकसद मैम देखिए, मैंने कहा था ना, इसराइल ने भी 2 से 3 दिन पहले इसराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब सेकेंड फेज ऑफ वॉर शुरू हो जाएगा। ईरान इसराइल की लीडरशिप ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। तो इसका मतलब था कि अब सेकेंड फेज में, पहले फेज में उन्होंने लीडरशिप को वाइप आउट किया, जितने भी ईरान की आर्म फोर्सेज है उनको कमजोर किया। अब सेकेंड फेज में लॉजिस्टिक और सप्लाई आता है और वो उसे कमजोर कर रहे हैं, वहां पर रिफाइनरीज पे अटैक कर रहे हैं, उनको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके बाद जो कुछ बचेगा वो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बचेगा। इन सबको खत्म करने के बाद ईरान के पास रजिस्ट करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो बड़ी आसानी से अगर यूएस चाहता है और इसराइल चाहता है तो ग्राउंड इन्वेंशन भी लॉन्च कर सकते हैं, वो बूट ऑन ग्राउंड की स्थिति भी आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनसे मिलिशिया जो भी हैं इराक के अंदर या सीरिया के अंदर, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है कि ईरान के अंदर आप जाइए, कब्जा करिए और उसके बाद सरकार बनाने में हमारी मदद करिए। कुछ ऐसी रणनीतियां अमेरिका के पास होंगी जिनका वो अभी तक, जिनके तहत वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें तो यही साफ दिखता है कि ईरान के अंदर इस बार वो एक क्लियर डिसीजन है उनका कि वो सत्ता परिवर्तन करेंगे या लीडरशिप चेंज करेंगे। जो भी है वो अगले 1 या 2 हफ्ते में ये परिस्थितियां बिल्कुल क्लियर होने वाली। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि अभी और थोड़ा सा समय लगेगा परिस्थितियां क्लियर होने में, लेकिन जिस तरह से इजराइल भी हमला कर रहा है, अमेरिका भी हमला कर रहा है, ईरान को मौका नहीं मिल रहा है। क्या वो सोच पाने में भी अभी सक्षम नहीं दिख रहा है कि आगे की रणनीति क्या बनाए और क्या रास्ता ईरान की तरफ से बचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ईरान अभी क्या कदम उठा सकता है? क्या वो सरेंडर करने की स्थिति में है जितने लोग बचे हैं उनके साथ, या फिर आगे इसी तरह से वो अपनी इस जंग को कंटिन्यू रख पाएगा? क्या हालात इस वक्त ईरान के लिए बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? मैम देखिए, एक देश का राष्ट्रपति आके स्टेटमेंट देता है कि मिडिल ईस्ट पे हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन जो हम पहले भी कई डिबेट में बोल चुके हैं कि ईरान के अंदर इस समय कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनके आर्म फोर्सेस के जितने भी जूनियर लीडर या फील्ड लीडर हैं वो अपने मन से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके 2 घंटे के बाद ही वो हमला शुरू कर देते हैं। क्या समझा जाए? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आपकी आर्म फोर्सेस पे ही कोई कंट्रोल नहीं बचा है, जी। कोई लीडर है नहीं इस समय, जिसके तहत उनके जो फील्ड कमांडर है उनको लगता ही नहीं, इसने इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया लेकिन हमें लड़ाई खत्म नहीं करनी है, हमें अपने वजूद को साबित करना है, तो उन्होंने वो अटैक जारी रखे। क्या बचता है इसके बाद? कोई किसी देश के राष्ट्रपति के बयान पे भरोसा करेगा? तो ऐसी कोई कोशिश भी वो नाकाम करते जा रहे हैं अपने इन मूर्खतापूर्ण व्यवहार बिल्कुल, से। कि अगर और आपके शायद राष्ट्रपति दामोदर ने, जी करो या मरो की स्थिति इस वक्त ईरान के लिए, इस पर और भी चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को जरा बता दें। तेहरान में तेल डिपो पर अमेरिका हमला हुआ है। अमेरिकी हमले से तेल डिपो में आग लग गई है, तो डिपो से बहते तेल के साथ फैल रही आग। ईरान के आर्थिक पॉइंट्स पर अमेरिकी हमला, ईरान के तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह बमबारी की गई है और ईरान को तोड़ने की बड़ी कोशिश अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से तेल डिपो को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और अमेरिकी हमले से तेल डिपो में भयानक आग लगी है। तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरह से बहते तेल के साथ ही आग फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो ईरान के आर्थिक पॉइंट्स पर अमेरिका का ये अटैक माना जा रहा है। ईरान के तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की गई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दामोदर जी का। दामोदर जी देखिए, तो जिस तरह से यहाँ पर शायद ईरान के लिए अब करो या मरो की स्थिति हो गई है, जैसे कि आप कह रहे हैं, कोई लीडरशिप बची नहीं है और पजेश्कियान की बातों का भी यकीन अब नहीं रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि लगातार हमले हो ही रहे हैं। तो ईरान अभी चाहता है कि जो होगा देखा जाएगा, लड़ते रहेंगे। स्थिति ऐसी कुछ बनती हुई दिख रही है। लड़ने के अलावा उनके पास अभी कोई और विकल्प बचा भी नहीं। अब जितना भी उनके पास आर्म्स अम्यूनिशन है सबको खत्म करे और इसके बाद ही सरेंडर करे। वो चाहते हैं कि सरेंडर से पहले, नेगोशिएशन से पहले जितना मैक्सिमम डैमेज है वो यूएस और इसराइल को पहुंचा सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो कर पाएंगे। छोटे मोटे उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं जो जिनपे भी कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा, कोई गंभीरता नजर नहीं आती उनकी बातों पे, उनकी लीडरशिप पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। छोटी बहुत सैटेलाइट इमेजरी आप जारी करते हैं यूएस बेसिस की, जिसके तहत आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही स्टेटमेंट को काउंटर किया जाता है उनकी वेल अथेंटिक सोर्सेज से। उनके सेंटकॉम के जितने भी ट्वीट्स हैं या यूएस की तरफ से ट्वीट आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप हर जगह पे झूठे साबित हो रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी माहौल बनाया जाता है उसको थोड़ी देर में एक कहते हैं ना बबल बस्ट करना, तो वो एक कार्रवाई हो जाती है और इसके बाद फिर आपको लगता नहीं अभी फिर से अटैक करना है। तो आपके पास जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है मिडिल ईस्ट पे, आप यूएस बेस और इसके अलावा उनके जो रिहायशी अजरबैजान में आप स्कूल पे हमला कर देते हैं,
तो ये सब जो चीजें हैं, इनसे दिखता है कि ईरान के अंदर इस समय लॉलेसनेस है, पैनिक क्रिएट हो रखा है। बस उनको कहीं पर भी कुछ भी अगर यूएस की और इजराइल की तरफ से हो रहा है तो उनको सटीक जवाब नहीं दे सकते। तो जितने भी आसपास के कंट्री हैं, आप उन पे हमला करो, दबाव बनाओ और एक पैनिक क्रिएट करो। इसके अलावा आपके पास अभी कुछ नहीं बचा। और ये जो स्थिति है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जितनी भी मिसाइल हैं आपकी, अगले 1-2 हफ्ते में अमेरिका खत्म कराएगा और उसके बाद बड़े प्यार से आप नेगोशिएशन टेबल में बैठेंगे, सरेंडर करेंगे। आप इसके बाद अमेरिका और इजराइल की शर्तों को मानेंगे। मुझे यही भविष्य अभी तक ईरान का नजर आ रहा है इस लड़ाई। बिल्कुल। और दामोदर जी, ये भी समझना होगा कि देखिए, जिस तरह से ईरान पर एक तरह से दबाव बनाकर और गलत तरीके से, गलत रणनीति के तहत अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने भी मदद की, तो क्या माना जाए अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, कुछ लोग हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद, इस हमले के बाद अमेरिका को कैसे लिया जाए? क्या अमेरिका जो चाहेगा वो कर लेगा? अगर बाकी देश भी उसके कहे के अनुसार नहीं चलते तो उनके साथ भी यही अंजाम होगा? मैम, अमेरिका की छवि हमेशा से यही रही है। जहां पर उनकी बात कोई नहीं सुनता, वहां पर वो उस लीडरशिप को चेंज करने की कोशिश करते। वेनेजुएला इसका बहुत करंट एग्जांपल है। इसके अलावा भी इराक हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कहां पर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। ये तो शुरू से अमेरिका के बारे में सबको पता है। अगर कोई कमजोर राष्ट्र है जो उसके सामने खड़ा होने की कोशिश करता है या उसकी नीतियों का पालन नहीं करता, या उनको जी। वहां पर व्यापारिक हित नजर आते हैं अपने, तो वो वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये ऐसी कार्रवाइयां करते आ रहे हैं। इसमें कुछ गलत या सही नहीं कह सकते, पर एक चीज जो है, अमेरिका की नीतियां बिल्कुल साफ है पूरे विश्व में, और कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करता। कुछ सक्षम देश है, उनमें भारत भी है, जो अमेरिका का डटकर मुकाबला करता है, चाहे उसके टैरिफ हो या कुछ भी हो। जी। इसके अलावा अगर उसे कहीं पर किसी भी देश में थोड़ा सा भी उसे लगता है कि उसके व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, जहां से वो उसकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है और लीडरशिप उनकी बात नहीं मानती, उस लीडरशिप को, चाहे वो सोरोस के थ्रू हो, वो वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म करें, या वहां पर जनता को भड़काएं, या इसके अलावा उनका मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हो। तो इस तरह की जो चीजें अमेरिका करता रहा है, ये बहुत ऑब्वियस है, पूरे विश्व को पता है, इसमें जी। कुछ भी नया नहीं। बिल्कुल। और इस बीच और एक और ईरान बड़ी भी उनमें खबर से एक था। दामोदर बहुत जी। दिनों से अमेरिका की आंख में खटक जी, रहा था, जी, बिल्कुल। 1979 में। बिल्कुल, के आपसे बाद चर्चा जारी रहेगी, माफ कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने चेतावनी दी है अमेरिका ने अपराध किया है और कैशिन द्वीप पर अटैक करके अपराध किया है। इस हमले से 30 गांवों का पानी रुक गया है। तो इजराइल अमेरिका को अंजाम भुगतने होंगे। अरागची ये कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका को अंजाम भुगतने होंगे। ये जो हमला किया गया है उससे 30 गांव का पानी रुक चुका है। और यहाँ पर दामोदर जी, छोटा सा रिएक्शन इसी खबर को लेकर कि देखिए, अंजाम भुगतने की बात अभी भी ईरान कर रहा है। किस तरह का अंजाम? उसी तरह का जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ये अटैक करके अमेरिका से चाहते हैं कि वो समझौता करे, अमेरिका भी चाहता है कि आपकी जनता की जो भी सप्लाई लाइन है, या उसको इतना पैनिक क्रिएट किया जाए कि वो खुद अपनी गवर्नमेंट को बदलने की बात करे कि भाई गवर्नमेंट बदलो, अब युद्ध खत्म करो, हम जी नहीं पाएंगे। जब जनता ही नहीं होगी तो शासन किसके ऊपर करेंगे? तो वही चीज यूएस की तरफ से की जा रही है कि अब जनता के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाए। इसीलिए उन्होंने रिफाइनरीज पे अटैक किए हैं कि अब पैनिक क्रिएट हो वहां की आम जनता के ऊपर। अभी तक मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप के ऊपर हमले हुए, अब जनता के जितने भी आम जनमानस से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो रिफाइनरीज हो, चाहे वहां के लॉजिस्टिक्स हो, मार्केट्स हो, अब इन सब चीजों पे हमला करके जनता को मजबूर किया जाएगा कि वो अपने देश की सरकार जी। बदलने के लिए अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट खड़े हो और उनसे कहें कि अब युद्ध रुकवाइए आप, चाहे किसी भी कीमत में हो सके। और बिल्कुल। यही एक कारण है कि उन्होंने अभी जो ये साफ पानी का कोई प्लांट लगा हुआ था उसके ऊपर हमला किया, जिसमें से 30 से 40 गांवों की सप्लाई रुक गई है। तो निश्चित तौर से ये प्रभाव पड़ेगा, और जब जनता, अपने देश की बिल्कुल, जनता यानी ही अपनी बड़ा सरकार पे प्रभाव दबाव पड़ता अब आने वाले समय में दिखाई देगा। देखना होगा किस तरफ ये युद्ध जाता है। धन्यवाद करना चाहेंगे दामोदर जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।